एक सवाल पूछता हूँ आपसे, बताइए क्या हम सभी अगर प्रयास करें तो हमारे देश को क्या हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं? यस वी कैन। अच्छा, अब एक सवाल मैं पूछती हूँ पूछिए। कि क्या हम जिम करके अपने आप को फिट रख सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स वी कैन। ओके। तो ऐसे तो फिर क्या हम देश और दुनिया में फैल रही जो संक्रामक बीमारियां हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, क्या उनको भी कर्ब कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन। तो यही तो थीम रखा गया आज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे का अब की बार का थीम रखा गया है कि ट्यूबरकुलोसिस को क्या हम एंड कर सकते हैं सबके प्रयासों से? Yes, we can. एंड टीबी। हमें इन्वेस्ट करना है, कमिट करना है और डिलीवर करना है। और इस विषय पर आज होगी विशेष चर्चा, और विशेष चर्चा के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं दो विशेष मेहमान, और एक मेहमान हमारे साथ सीधे लखनऊ से भी जुड़ेंगे। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे पहले मेहमान डॉक्टर पीयूष रंजन जी का। यू आर द प्रोफेसर एम्स सर। स्वागत है आपका आज के डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार। साथ ही दूसरे मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ डॉक्टर भरत गोपाल, डायरेक्टर एंड एचओडी दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट। सर, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू। और सीधे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सूर्यकांत, हु इज प्रोफेसर एंड हेड KGMU लखनऊ, ऑल्सो अ मेंबर ऑफ नेशनल टास्क फोर्स फॉर टीबी एलिमिनेशन। डॉक्टर सूर्यकांत, वेलकम टू डीडी मॉर्निंग शो सर। थैंक यू सर, आपसे तीनों मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए हम चाहते हैं संक्षिप्त में बताएं कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है और वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे का क्या इंपॉर्टेंस है। एक बार जब टीबी का मरीज खांसता है तो 3,500 बैक्टीरिया उसके खांसी से निकलते हैं, और ये बैक्टीरिया जो भी आसपास है उसके सांस के मार्ग से फेफड़े में जाते हैं, और उसके बाद फेफड़े का संक्रमण होता है, और उनमें से वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, ये संक्रमण बीमारी में बदल जाता है। और जब बीमारी में बदल जाता है तो खांसी आने लगती है, बुखार रहता है, साथ साथ खांसी में खून आ सकता है, भूख कम लगती है, वजन कम हो जाता है। तो इस तरह के जब लक्षण हो तो भारत में सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर इसका निशुल्क परीक्षण किया जाता है, निशुल्क उपचार होता है, और इसके साथ साथ 1,000 रुपए न्यूट्रिशन सपोर्ट भी मिलता है। डॉक्टर पीयूष, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि टीबी के अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो कैसे एक आम इंसान पहचान सकता है कि उसको ये बीमारी जो है वो उस बीमारी से वो संक्रमित हो चुका है? जी, अभी आपने ये संक्रमण और बीमारी दो अलग अलग बातें कही, और सोशल मीडिया में ये बातें भी चलती हैं जिसको हम लोग इन्फेक्शन और डिजीज कहते हैं। जी। जब कभी भी टीबी का बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर या हमारे शरीर के पर आता है, हम लोग उसे इन्फेक्टेड कहते हैं। ये आप मान सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था है जिसमें कि इस बैक्टीरिया के साथ हमारा संपर्क होता है। इन्फेक्शन के बाद जब कभी भी वो डिजीज मैनिफेस्ट करता है, यानी जैसा कि बताया भी गया था कि अगर इसके इम्यूनिटी कम हो जाए या कुछ और फैक्टर के द्वारा जब ये शरीर के अंदर घर कर जाता है और घर करने के बाद अपने लक्षण ये प्रस्तुत करने लगता है, तब हम लोग डिजीज कहते हैं। तो संक्रमण और बीमारी के बीच में एक तकनीकी तौर पर अंतर है। बीमारी के लक्षण कुछ इस तरह से होते हैं, जो सबसे ज्यादा जो टीबी में जो प्रोपोर्शन होता है वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को होता है, यानी जिसमें कि फेफड़े के अंदर होता है। उसमें सबसे पहले खांसी, ऐसी खांसी जिसमें कि बलगम आता है, बलगम में खून का होना होता है, ये जो लोकलाइज सिम्टम हो गए, और इसके साथ सिस्टमिक सिम्टम यानी कि मरीज को बुखार होना, पसीने आना, वजन कम होना, बहुत थकान रहना, ये सारे हो सकते हैं। इसके साथ साथ यह भी समझना है कि एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के केस में एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, यानी फेफड़े से अलग शरीर के दूसरे भाग में, जिसमें कि हम लोग छाती के अंदर में पानी का भर जाना, लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस जैसे शरीर में जो लिम्फ नोड गांठ होते हैं उसके साइज का बढ़ जाना, तो ये सारे कुछ प्रमुख सिम्टम होते हैं। इसके अलावा अतरियों का, पेट के अंदर का जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो बच्चेदानी का ट्यूबरकुलोसिस होता है, वो बोन स्केलेटन एंड बोन का जो ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो मूल तौर पर जो जिस भाग का इन्वॉल्वमेंट है उससे संबंधित जो आपके लक्षण हो सकते हैं, और जो इन जनरल जो है बुखार, वजन का कम होना, ये सारे सिम्टम्स। जी, डॉक्टर पीयूष, हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हैं अंकित गर्ग हरियाणा से। अंकित जी, अगर आप तक आवाज पहुंचती है तो अपना सवाल पूछें। हाँ जी सर, मुझे लंग्स में पानी हो गया था तो टीबी बताया था जी। तो 6 महीने मैंने दवाइयाँ ली हैं। तो सर आगे मुझे क्या परहेज करना है ताकि मेरा मतलब आगे से टीबी ना हो? और उसके बाद सर मुझे ना भी डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, 2 महीने हो चुके हैं मुझे, मतलब दवाई खत्म।
अभी कई बार जैसे पेट में फार्टिंग स्मेल आना और डाइजेशन प्रॉपर, स्टूल प्रॉपर ना आना, तो आगे की क्या परहेज करा जाए कि ताकि उससे सर मतलब मैं प्रॉपरली मतलब वेट गेन नहीं हो रहा मेरा। जी जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके फेफड़े में पानी भर गया था, तो ये एक तरह का तकनीकी तौर पे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, जिसमें कि फेफड़े के पानी के बाद आमतौर पे 6 महीने तक का होता है, और एक बार जैसे ही इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया तो इस बात को वो भूल करके अपने मन से किसी भी स्टिग्मा को बाहर कर दे कि वो टीबी के साथ ग्रसित थे, क्योंकि ये बात अगर मन के अंदर आ जाए तो आदमी खुद में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सबसे पहले यह बात आवश्यक है। नंबर 2, जो इन्होंने ये कहा कि भविष्य में क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, तो जो टीबी के साथ साथ ये अपना इनकी जांच भी की गई होगी कि इनका ब्लड शुगर वगैरह कैसा रहा था, उसको देखे जाने की जरूरत है। साथ ही साथ एक स्वस्थ जीवन शैली, जिसमें कि हम लोग एक बैलेंस डाइट को लें, रोजाना एक्सरसाइज करें और अपने आप को बुरी आदतें जैसे कि वो सिगरेट हो गया या शराब हो गया, इन सभी के सेवन से अगर दूर रखते हैं तो न सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस, दूसरी इन्फेक्टिव इलनेस, बल्कि कई सारी बीमारियों से हम लोग अपने आप को अलग कर सकते हैं। और तीसरी बात जो इन्होंने कही, जो पेट की इनकी समस्या होती है, ऐसा लगता है कि जो पेट की समस्या जो इन्होंने कहा, हवा, गैस, ये सब चीज का होना, ये सीधे तौर पर टीबी से जुड़ी हुई नहीं हो सकती है। ये कई तरह से चीज जैसे अपच हो गया, और ये जो किस तरह का भोजन करते हैं वो भोजन बैलेंस्ड है या जिसमें कि अधिक अगर मसालेदार या फिर वो चिकनाई वाले भोजन तो नहीं है, सर ध्यान रखना चाहिए। एक नेचुरल तौर से अगर हम डाइट को जी डॉक्टर भरत, आप पर आना चाहेंगे, क्योंकि आज वर्ल्ड टीबी डे हम WHO के प्रोटोकॉल के हिसाब से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो थीम रखी गई है कि इन्वेस्ट, कमिट एंड डिलीवर, तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कमिटमेंट किस चीज़ के लिए चाहिए और डिलीवरी कहाँ? धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो इस बार की थीम, ये जो हम कह रहे हैं कि वी कैन एंड टीबी, ये पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से थीम चालू है, और इस बार उन्होंने उसको एक अर्जेंसी मान के ये ऐड किया है कि इट इज कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। क्योंकि इस वक्त हम हिंदुस्तान के अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो पिछले 4-5 साल में हम काफी ग्लोबल प्रेवलेंस और चीजों के हिसाब से बेहतर कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड में वॉर्स हो रही हैं, कुछ क्राइसिस हैं, उनके करके जो फंडिंग है, जो ओवरऑल ग्लोबल कमिटमेंट है, वो टीबी के लिए कुछ कंट्रीज में बहुत कम हो गई है। सो हम सिर्फ हिंदुस्तान को ही नहीं मान सकते, क्योंकि एक बहुत साल पहले हमारी एक सोच थी कि जब तक हर इंसान इस संसार में टीबी से सेफ नहीं है तब तक हम भी सेफ नहीं है। सो ये चीज सारी कंट्रीज को माननी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जब तक पूरा टीबी को एरेडिकेट नहीं करेंगे संसार से, सो पहली चीज तो ये है। तो आपने जो बोला CID, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। कमिटमेंट, पॉलिटिकल कमिटमेंट, सारे मल्टी प्रॉन्ग स्टेक होल्डर कमिटमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट, फंडिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारा ये प्रोग्राम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और फंड्स के बेसिस पे चलता है, तो सही फंडिंग और सही जगह फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार फंड्स आते हैं जिनको ठीक से यूज नहीं हम कर पाते। सर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुमित लखनऊ से। सुमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछे आप। हाँ जी, तो मुझे ये पूछना था कि जैसे ये मेरे फादर को 2 साल पहले हुआ था टीबी, तो ये दोबारा भी आ जाता है क्या ठीक होने के बाद? वो ठीक हो गया अभी तो? जी रेकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? तो देखिए, बात प्रोबेबिलिटी की नहीं है। एक बार आप क्योर हो गए तो आपका रिस्क उतना ही है जितना संसार में और किसी का है। तो एक बार हम बहुत बार ये मानते हैं कि एक बार टीबी हो गया तो हमारे में इम्यूनिटी पैदा हो गई है, हम दोबारा से उस टीबी से अब ग्रस्त नहीं हो सकते, तो ये धारणा गलत है। हमें टीबी की ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद उतना ही ध्यान रखना है जितना पब्लिक जिनको टीबी नहीं हुआ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को पहले हुआ है, ना वो ज्यादा रिस्क पे है ना वो कम रिस्क पे है, रिस्क डिपेंड करेगा आपकी बाकी चीजें। डॉक्टर पीयूष बता रहे थे, आपको डायबिटीज है, आपको कोई इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको कोई कैंसर की प्रॉब्लम है, आपने कीमोथेरेपी ली है, आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे सारे मरीजों में टीबी होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा है। तो आपको अगर टीबी 19 साल पहले हुआ, आज आपको डायबिटीज हो चुकी है, शुगर अगर आपकी कंट्रोल नहीं है, आपका रिस्क टीबी का और लोगों से काफी ज्यादा, यानी वल्नरेबल सेक्शंस है। डॉक्टर सूर्यकांत, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, अगर जैसे पीयूष जी बता रहे थे कोई लक्षण या सिम्टम्स आपको नजर आते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं कि अगर बलगम में खून आया या व्हाटएवर द सिम्टम्स आर, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का? देखिए,
टीबी की दो तरह की टीबी जैसा बताया गया, एक फेफड़े की टीबी और एक दूसरे अंगों की टीबी। फेफड़े की टीबी अर्थात पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। भारत में फेफड़े की टीबी करीब 80% लोगों को होती है जी। किसी को भी अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही है, साथ में बलगम है, खांसी में खून आता है, बुखार आता है जो कि शाम को तेज हो जाता है, और रात को पसीना आता है, कमजोरी है, थकान है, वजन कम हो गया है, भूख कम लगती है जी। तो ऐसे व्यक्ति को टीबी होने की संभावना है जी। तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप है कि 2 बलगम की जांच कराई जाती है और एक सीने का एक्सरे कराया जाता है। ये भारत सरकार की तरफ से और हर प्रदेश सरकार की तरफ से सुविधा है कि हर सरकारी अस्पताल में निःशुल्क होते हैं जी। तो पहला स्टेप क्या करना होगा, पहला स्टेप है 2 बलगम की जांच अर्थात स्पुटम फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई और स्पुटम फॉर सीबी नेट या ट्रू नेट। जी। ये 2 सैंपल 2 दिन लगातार किए जाते हैं, दोनों जांचें, और उसके बाद एक चेस्ट एक्सरे भी किया जाता है। इनसे हम पता लगाते हैं इनकी रिपोर्ट के आधार पर कि ये व्यक्ति टीबी से ग्रसित है या नहीं, नंबर 1 बात, और अगर टीबी से ग्रसित है तो इसकी साधारण टीबी अर्थात सेंसिटिव टीबी है या जटिल टीबी अर्थात ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है। और उसके आधार पर हर जगह हमारे भारत में जितने भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर निःशुल्क इलाज मिलता है, और वो निःशुल्क इलाज बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी इरेगुलरिटी के मिलता है, और इसके साथ साथ मरीज के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में, न्यूट्रिशन सपोर्ट के रूप में 1000 रुपए महीने भी दिया जाता है जी। इसके अतिरिक्त कई समाज के लोग आके निक्षय मित्र बन जाते हैं, और ये निक्षय मित्र उस टीबी की मरीज का सोशल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, वोकेशनल सपोर्ट, रिहेबिलिटेशन सपोर्ट, इस तरह के कई सपोर्ट देते हैं। महीने में एक बार एक न्यूट्रिशन पैकेट भी देते हैं, पोषण पोटली भी देते हैं, उससे ये भी पूछते हैं कि तुमको कोई समस्या तो नहीं है। इस तरह का कोई समाज में भेदभाव तो आपके साथ नहीं किया जा रहा है, ये भी पूछते हैं, जी, इन और social दवा में stigma के कोई बारे में दिक्कत तो डॉक्टर नहीं आ रही श्रीकांत है, हम और भी बात और किसी करेंगे, चीज की कोई और परेशानी चर्चा नहीं है। करेंगे। तो इस तरह लेकिन- का एक निक्षय मित्र योजना भी भारत की बहुत जी। यूनिक योजना है पूरी जी, दुनिया में, जी। जिसकी सराहना बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने की है। जी जी। डॉक्टर सूर्यकांत, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, शैलेंद्र बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश से। उनका प्रश्न सुनते हैं और आप ही से उसका उत्तर लेंगे। शैलेंद्र जी, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते, अपना सवाल पूछे। जी मैडम, ये पूछ रहा था कि जो टीबी में कोई ऐसी जांच हो कि अपन जैसे एक ही जांच कराएं तो जो नाना प्रकार की टीबी होती हैं, गांठ वाली, पेट की, लीवर की, तो इस एक ही जांच में सभी उसका पता पड़ जाए। जी बिल्कुल। और वजन मैडम जो वजन बढ़ता है, हम बताते हैं वजन कम होता है टीबी में, तो अगर किसी का बढ़ रहा है तो उसमें भी टीबी हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, पूछ। डॉक्टर सूर्यकांत इससे इस प्रश्न का आपसे उत्तर चाहते हैं। देखिए, आपकी बात सही है, टीबी नाना प्रकार की होती है, लेकिन टीबी होने को खतरा उसको ज्यादा है जो कुपोषण से ग्रस्त हैं या किसी अन्य बीमारियों के साथ रह रहे हैं, जैसे डायबिटीज है, एचआईवी है, लिवर डिजीज है, क्रोनिक लंग डिजीज है, क्रोनिक हार्ट डिजीज है, या किडनी की डिजीज है, कैंसर के रोगी हैं जिनका जल्दी में ही ट्रांसप्लांट हुआ है। इन सबकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर होती है, इसलिए ऐसे लोगों को खतरा ज्यादा होता है। अब आपने कहा कि क्या दुबले पतले लोगों को ही टीबी होती है, मोटे लोगों को टीबी नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर कोई मोटा व्यक्ति है, डायबिटीज के ज्यादातर रोगी मोटे होते हैं, और इसलिए मोटे होने के बावजूद भी उनमें टीबी का खतरा 4 से 8 गुना ज्यादा होता है सामान्य आदमियों के, क्योंकि हमारी डायबिटीज के कारण इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। जी जी। ओके। डॉक्टर पीयूष रंजन, ये जो प्रश्न अभी पूछा उसी को थोड़ा सा मैं आपसे और एक्सटेंशन चाहता हूँ इस आंसर का। जैसे कि कॉलर पूछ रहे थे कि क्या टीबी होने की वजह से वजन बढ़ भी सकता है? देखिए, टीबी होने की वजह से वजन नहीं बढ़ सकता है। देखिए, जो भी ये सिम्टम जो हैं, जैसे वजन का घटना बढ़ना, या फिर जैसे बुखार का होना, या पसीना का ये होना, या फिर जैसा भूख न लगना, तो या फिर खांसी का भी होना, ये मूल तौर पर नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स हैं। यानी ये दूसरे बीमारी में भी आपको इस तरह के लक्षण मिल सकते हैं। इसलिए ये लक्षण, ये मतलब नहीं है कि अगर किसी का अगर वजन कम हो रहा है तो सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस है, नंबर 1, और 100% जो ट्यूबरक्लोसिस के मरीज हैं जिसमें वजन जो है कम होगा ही होगा, ऐसा भी आवश्यक नहीं है। ज्यादातर मरीजों में वजन कम हो सकता है, लेकिन ये बोथ वे करेक्ट नहीं है। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि 50 से 70-80% लोगों में वजन कम होना ट्यूबरक्लोसिस में होता है, लेकिन 25% ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो, जिनका वजन स्थिर भी हो। जी डॉक्टर पीयूष, मैं एक बार उसी सवाल से, जो उनका दूसरा सवाल था, उस पर भी मैं जानकारी चाहूंगी। उन्होंने कहा कि तमाम तरह के जैसे टीबी होते हैं, तो क्या उन सबके लिए एक ही जांच चाहिए हमें, एक ही बलगम का जो वो टेस्ट बता रहे थे? ऐसी जांच है जिससे सारी टीबी का पता लग जाए? देखिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
देखिए, कोई भी जांच ट्यूबरक्लोसिस का 100% करेक्ट नहीं है। मतलब ये कि जैसे जिन्हें अगर बलगम का भी अगर फेफड़े का भी ट्यूबरक्लोसिस है और बलगम का हम जांच कराते हैं, तो ये ऐसा नहीं होता है कि 100% मरीज जिनको कि फेफड़े की ट्यूबरक्लोसिस है उसमें एसिड फास्ट बेसिलाई जो है वो बलगम में आए हैं, जिसे कि हम लोग स्प्यूटम निगेटिव ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा जो दूसरे हो गए, लिम्फ नोड का ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये सारी चीज भी हो गई। तो कोई भी एक टेस्ट जो 100% सेंसिटिव नहीं है। मतलब ये कि कोई एक ऐसा जांच नहीं है जिसमें हम लोग शपथ पूर्वक ये कह सके कि आपको ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। कुछ ऐसे जांच जो हैं वो सोशल मीडिया में लोग कहेंगे कि इग्रा का टेस्ट हो गया या मॉन्टू टेस्ट हो गया, ये सारे इंडिकेटिव हैं जो कि अलग अलग क्लिनिकल सिनेरियो में जिन्हीं की अलग अलग ढंग से हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। तो इसके लिए ये इस बात को समझना जरूरी है कि कोई भी एक जांच 100% सेंसिटिव नहीं है और 100% स्पेसिफिक नहीं है। आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपके रोग के लक्षण को देख के और आपको होलिस्टिकली देख करके वो आपको इस संबंध में इस बीमारी की डायग्नोसिस कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, जैसे हम बलगम की जांच बहुत पॉपुलर है कि भाई हम 2 बलगम करा लें। अब जो इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम्स में भी जो है वो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें अगर जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया, एक्चुअली आपको मैं ज्यादा लोगों को कंफ्यूज नहीं करें कि पर जब हम बलगम की जांच करते हैं तो एक सेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया चाहिए। जब हम मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करते हैं तो हमको उनका सिर्फ अंश चाहिए, और वो अगर आप अब जितने भी हमारे केंद्र हैं वो वहां पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और प्राइवेट में भी उसमें कैपिंग है, वो एक लेवल से ऊपर कोई लैब पूरे इंडिया में चार्ज नहीं कर सकती। सो गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट कर रही है कि हम जितना हो सके मॉलिक्यूलर टेस्टिंग को आगे बढ़ाएं, क्योंकि उससे एक तो आपका जो है 1 से 1.5 घंटे में आपको रिपोर्ट मिल सकती है, प्लस ये भी मिल सकती है जो डॉक्टर सूर्यकांत कह रहे थे कि क्या वो आउटसेट में ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है या ड्रग सेंसिटिव। ऑब्वियसली ड्रग सेंसिटिव में आपके जो ट्रीटमेंट है और दोनों में बहुत बहुत फर्क है। जी डॉक्टर भरत, चूंकि ड्रग्स की बात निकली है, कई बार ये सोशल स्टिग्मा कहें या कभी कभी एक्चुअल स्थितियां भी निर्मित होती हैं कि जो टीबी के क्यूरेटिव मेडिसिन है उसका कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है, और ये भी एक कारण होता है कई बार व्यक्ति जो ट्रीटमेंट अंडरगो कर रहा है वो उसको ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ देता है, तो उस पर प्रकाश डालिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम एज अ डॉक्टर हम ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं जी, तो टीबी की ट्रीटमेंट तो अब बहुत वेल डिफाइंड है। उसके लिए आपको इनफैक्ट अगर किसी का, अब हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, हमें पता है टीबी पॉजिटिव है, हमें ये दवाइयां देनी है, वो सेट पैटर्न है। आपको बॉडी के वेट के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेट बैंड्स बना रखे हैं कि इतने वेट पे कितनी देनी है। एज अ प्रैक्टिशनर मुझे लगता है कि हमें जो 10 मिनट उस पेशेंट में व्यतीत करने हैं वो उसको काउंसलिंग करने के लिए हैं, राइट फ्रॉम साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स टू न्यूट्रिशन एंड स्टिग्मा, जो आपने तीनों चीजें कही। और साइड इफेक्ट्स क्योंकि काफी प्रोपोर्शन में होते हैं और कुछ ट्रिवियल होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो धीरे धीरे आप जब दवाई लेंगे तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा सा एसिडिटी होना, यूरिन का कलर थोड़ा ऑरेंजिश रेड हो जाना, लोग डर जाते हैं। ये अगर हम उनको आउटसेट पे समझा देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें तो टॉलरेंस बेटर हो जाएगी। जो लोग डर के दवाई छोड़ देते हैं, ठीक है जी, वो बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपने कही आज भी ये है कि लोग जो स्पेशली जो प्रोग्राम से दूर हट के दवाई लेते हैं, वो लोग दवाई छोड़ने के काफी चांसेस ज्यादा होते हैं। पर प्रायः देखा गया डॉक्टर पीयूष रंजन के कुछ समय अगर हम ट्रीटमेंट ले लें कोई भी टीबी का पेशेंट, तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं या थोड़ा उसको रिलीफ मिल जाता है, तो क्या ऐसा करना उचित है? उसे लग रहा है कि मुझे रिलीफ हो गया, तो क्या टीबी पूरी तरह से क्योर हो गया? देखिए, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन में कुछ बातें बिल्कुल फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ। टीबी उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना कि हम लोग अपनी अज्ञानता की वजह से इसे बढ़ाते हैं। दवाइयाँ कभी भी खुद से नहीं रोकनी चाहिए। हाँ, थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं, टीबी के दवाइयों में थोड़ा ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है जो कॉमन प्रिस्क्राइब मेडिसिन से हैं, लेकिन ये दवाइयाँ जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बहुत ही थोड़े पीरियड के लिए होती हैं। अगर ज़्यादा भी, जैसे लीवर एंजाइम का बढ़ना बहुत कॉमन है, तो हिपैटिक एडेप्टेशन के द्वारा वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो साइड इफेक्ट की डर से या साइड इफेक्ट की परेशानी से हमें इफेक्ट को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना, ये नंबर 2 बात हो गई। नंबर 3, एक बार ये दवाई शुरू करने के बाद अगर आपको डॉक्टर जांच के बाद प्रिस्क्राइब करते हैं तो इसके कोर्स को पूरा करना आवश्यक है। बीच में बहुत रेयरली कभी आपको दवाइयों को थोड़े समय के लिए परिवर्तित करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो भी आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही ये करें।
दवाई को बीच में रोकने के बाद हम लोग मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, जो कि ट्यूबरक्लोसिस के इलाज में एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के उभरा है, उसकी और हम टीबी के मरीज को ढकेलते जाते हैं। इसलिए इसके इलाज को कभी भी नहीं रोकना है। काउंसलिंग जरूरी है, मोटिवेशन जरूरी है। डॉक्टर सूर्यकांत जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत सवाल है ये, कि क्या टीबी की जो बीमारी है वो एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है, या इसके अलावा कोई और भी मिथ्स जो लोग अपने आप में बना लेते हैं अपने जहन में, उस बारे में आप थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, ये बिल्कुल ठीक है, संचारी रोग है जी, एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि फेफड़े की टीबी हो सकती है और दूसरे अंगों की टीबी हो सकती है जी। तो अगर ब्रेन की टीबी है, किडनी की टीबी है, दूसरे अंगों की टीबी है, जिसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, उससे ये बीमारी नहीं फैलती है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो फेफड़े की टीबी है वो सिर्फ खांसने से, छींकने से और बहुत नजदीकी से किसी से बात करने से फैलती है। मान लीजिए जैसा टीबी का रोगी है, उससे हम सामने खांस रहा है और अनजाने में हम उससे एक्सपोज हो गए, तो ये एक्सपोजर हो गया। लेकिन हर एक्सपोजर टीबी की बीमारी में बदल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ को 30% को केवल संक्रमण होगा और उसके बाद 10% लाइफ टाइम रिस्क होती है। लेकिन कुछ चीजें जो ऐसी होती है, जैसे बताया गया, इम्यूनिटी कमजोर है, डायबिटीज या अन्य किसी बीमारी के या और दूसरी बीमारियां हैं साथ में, तो उनको खतरा ये बढ़ जाता है। कुपोषण है तो 10 गुना खतरा ज्यादा है, HIV है तो 50 गुना खतरा ज्यादा है, फेफड़े की बीमारी है तो भी 4 गुना खतरा, अगर आप धूम्रपान या कोई नशे का वो काम कर रहे हैं तो आपको 2.5 गुना खतरा ज्यादा है। तो ये सब चीजें हैं। अगर आप बहुत कंजेस्टेड लोकेशन में रह रहे हैं, जो झुग्गी झोपड़ी होती है, वहां बहुत कंजेस्टेड लोग रहते हैं, तो उसमें भी ट्रांसमिशन होने का चांसेस ज्यादा है। जी, यानी कि जो कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, डॉक्टर सूर्यकांत, मुझे लगता है आप भी यही कहना चाहते हैं कि नॉन इन्फेक्शस हो जाता है, यानी गैर संक्रामक हो जाता है। अर्थात 1 महीना प्रभावी दवा चलने के बाद जो फेफड़े का टीबी का रोगी भी है, वो भी अब दूसरों को रोग नहीं फैला सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बचने की जरूरत है। कोई खांस रहा है तो कफ एटिकेट का इस्तेमाल करें, अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखें। तो प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, कुछ चीजों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर भरत, आपसे चलते चलते वर्ल्ड टीबी डे है आज, इस पर क्लोजिंग रिमार्क्स कुछ। देखिए, वर्ल्ड टीबी डे का मेन मुद्दा ही यही है कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट करें, और मुझे लगता है कि इंडिया जैसे कंट्री के अंदर, भारत में तो वर्ल्ड टीबी डे रोज मनाना चाहिए, क्योंकि मुझे रोज ही अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, एक एक इंसान तक मिथ्स क्लियर करना, अर्ली डिटेक्शन के बारे में बात करना, पोषण के बारे में बात करना, एक दिन बहुत कम है साल के लिए। आप मीडिया के द्वारा, सोशल इन्फ्लुएंसेस के द्वारा, मुझे लगता है कि ये रोज अगर हम चीज को पब्लिक के अक्रॉस पहुंचाएं, तो पब्लिक इक्वल स्टेक होल्डर है इसको हटाने के अगर कोशिश में। हम सारा कुछ डॉक्टर और पॉलिटिक्स में डाल सकते हैं। जब तीनों मिलकर कार्य करेंगे, और आप जैसे डॉक्टर्स हैं, हमारे देश को गर्व है, नाज है आप जैसे क्वालिफाइड डॉक्टर्स पर। डॉक्टर सूर्यकांत हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर पीयूष रंजन, डॉक्टर भरत, आप तीनों का ही बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद जो आपने कार्यक्रम में जुड़कर इतनी जागरूकता संप्रेषित की हमारे दर्शकों तक। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।